नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आलिया एग्ज़ाम क्विज में। देखिए, आने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022-23 जिसके अंदर रीट, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड तीनों शामिल हैं। तो जो कक्षा 10 की पुस्तक है राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, तो उसकी जो क्लास नंबर आज 4 होने वाली हैं। इससे पहले हमने 3 क्लास अपलोड कर दी हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हो। राजस्थान का इतिहास जो फर्स्ट यूनिट है, इसके अंदर आज हम पढ़ेंगे मारवाड़ और बीकानेर का राठौड़ वंश, शाकंभरी, रणथंभौर और झल्लोर का चौहान वंश, आमेर का है कछवाहा वंश, जैसलमेर का है भाटी वंश और भरतपुर का है जाट वंश। इसके बाद में करौली का यादव वंश। तो सभी आज इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। आज जो यूनिट 1 है वो यहाँ पर समाप्त हो जाएगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके लिए आपको बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जो मारवाड़ का जो राठौड़ वंश है और इस वंश के जितने प्रताप शासक हैं इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, जो भी इसके अंदर मोस्ट होगा वही यहाँ पर आपको पढ़ाने वाला हूँ। देखिए, कुछ विद्वानों की मान्यता है कि जो राठौड़ हैं वो हिरण्यकशिप की यहाँ पर संतान हैं, ठीक है। जबकि जोधपुर राज्य की ख्यात में है राजा विश्वतमान के पुत्र राजा बृहदल से पैदा होना लिखा है। दयालदास ने इन्हें क्या माना है? सूर्यवंशी माना है। ब्राह्मण जो बलराव की संतान इनको बताया है, ठीक है। इसके बाद नैन्सी ने मारवाड़ के राठौड़ वंश को यहाँ पर देखिए कन्नौज से आने वाली शाखा बताया है। जबकि जो कर्नल जेम्स टोड हैं उन्होंने राठौड़ की वंशावली के आधार पर इन्हें क्या बताया? सूर्यवंशी। तो ये कर्नल जेम्स टोड से क्वेश्चन बन सकता है कि कर्नल जेम्स टोड ने जो मारवाड़ के राठौड़ वंश थे उनको इनकी उत्पत्ति किसके आधार पर मानी है? तो सूर्यवंशी, ठीक है। इसके बाद देखिए, जो यहाँ का शासक था राव चूड़ा। तो सबसे पहले राज चूड़ा को पढ़ते हैं। इसका शासनकाल था 1394 से 1423, ठीक है। तो अपने साहस और कूटनीति से राव चूड़ा ने मंडोर पर अधिकार कर लिया था। और देखिए, मंडोर को राठौड़ की राजधानी इन्होंने बना लिया था। इसके बाद देखिए, पोंगल की भाटियों के द्वारा ये धोखे से 1423 ईस्वी के अंदर मारा गया। इनकी जो पत्नी थी चांद कंवर, इन्होंने चांद बावड़ी जोधपुर का निर्माण करवाया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बनता है, चांद बावड़ी जो कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर। तो इसका निर्माण किसने करवाया था? तो राव चूड़ा की पत्नी था चांद कंवर, तो उन्होंने चांद बावड़ी का निर्माण यहाँ पर करवाया था, ठीक है। इसके बाद देखिए, अगला शासक है राव रणमल, ठीक है। इन्हें शासन किया था 1427 से 1438 ईस्वी के मध्य। तो इनके बारे में ज़्यादा कुछ खास नहीं है। देखिए, रणमल की 1438 ईस्वी में उसकी प्रेमिका भारबल्ली के सहयोग से मेवाड़ की संबंध थे उन्होंने मिलकर इनकी हत्या कर दी थी। तो इसकी मृत्यु के बारे में पूछ सकते हैं 1438 ईस्वी में, ठीक है। और इसमें कुछ खास नहीं है। इसके बाद देखिए, अगला शासक है राव जोधा। इन्होंने शासन किया था 1438 से 1489 ईस्वी के मध्य। राव जोधा मारवाड़ के राव रणमल का पुत्र था और 1453 ईस्वी में वह मंडोर जीतने में सफल रहा था, ठीक है। इसके बाद में देखिए, उसने 1459 ईस्वी में जोधपुर नगर बसाया था और जोधपुर को इन्होंने क्या बनाया था? राजधानी। तो जोधपुर नगर का बसाया था राव जोधा ने 1459 ईस्वी के मध्य, ठीक है। चिड़ियाटुक पहाड़ी पर एक दुर्ग बनवाया था जिसका नाम था मेहरानगढ़ दुर्ग। तो ये क्वेश्चन बनता है कि मेहरानगढ़ जो दुर्ग है जोधपुर के अंदर तो कौन सी पहाड़ी पर है? तो चिड़ियाटुक पहाड़ी पर, ठीक है। इसके बाद देखिए, डॉक्टर जो गौरीशंकर हीराचंद ओझा थे उन्होंने राव जोधा को जोधपुर का प्रथम प्रतापी शासक यहाँ पर माना है, ठीक है। ये था राव जोधा। इसके बाद अगला शासक है यहाँ पर राव मालदेव, ठीक है। राव मालदेव ने शासन किया था 1531 से 1562 ईस्वी के मध्य। इसके बारे में यहाँ पर जो भी कास्ट हैं देखिए, राव मालदेव ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लिया था और खानवा के युद्ध के समय मारवाड़ का शासक इसका पिता था राव गंगा, ठीक है। 1532 ईस्वी में बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण के दौरान राणा विक्रमादित्य की सहायता की थी। 1536 ईस्वी में राव मालदेव ने जैसलमेर के राव लोहकर्ण की पुत्री उमादेवी से विवाह किया, जो इतिहास में रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। रोटी रानी के नाम से ये प्रसिद्ध हुई थी।
कौन? उमा देवी। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है रोटी रानी के नाम से कौन सी रानी जानी जाती है? तो राव ये रानी है उमा देवी। ठीक है, इसको याद रख लेना। इसके बाद है देखिए 1543-44 में मालदेव को शेरशाह सूरी के आक्रमण का सामना करना पड़ा था और शेरशाह की दूरता से मालदेव और उसके सेनापतियों के बीच में अविश्वास उत्पन्न कर दिया, जिससे मालदेव ने मैदान छोड़ दिया था। लेकिन उनके जो सेनापति थे जेता और कुपा, उन्होंने जनवरी 1544 में गिरीशमेल के युद्ध में शेरशाह से युद्ध किया था। तो ये क्वेश्चन बनता है कि गिरीशमेल का युद्ध कब हुआ था? तो जनवरी 1544 के अंदर। ठीक है, इसके बाद देखिए उनकी वीरता से प्रभावित होकर जो शेरशाह सूरी था, तो शेरशाह को क्या कहना पड़ा कि एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान के यहाँ पर बादशाह हत खो देता। तो ये कथन किसका है? शेरशाह का। इसके बाद देखिए 1562 में मालदेव की यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला शासक आता है राव चंद्रसेन। तो राव चंद्रसेन के बारे में वैसे कुछ खास है नहीं, देख लो इसको थोड़ा नीचे। देखिए चंद्रसेन संघर्ष करता रहा और 1581 में अपनी मृत्यु तक से जारी रखा था। चंद्रसेन को यहाँ पर मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है। तो ये इसके अंदर है कि मारवाड़ का प्रताप किसको कहा जाता है? राव चंद्रसेन को। ठीक है, इसके अंदर यही मोस्ट है। इसके बाद देखिए मोटा राजा उदय सिंह अगला शासक बनता है यहाँ पर। इन्होंने शासन किया 1583 से 1595 ईस्वी के मध्य। 1581 से 1583 ईस्वी के मध्य मारवाड़ खालसा सूबे के अंदर के अधीन क्षेत्र था। ठीक है, उदय सिंह ने 1587 ईस्वी में अपने पुत्री जोधाबाई जगत गुसाई का विवाह किया था जहांगीर के साथ में, और खुर्रम जहांगीर को इसी पत्नी से उत्पन्न पुत्र माना जाता है। इस विवाह के अवसर पर उदय सिंह को 1000 का मनसब यहाँ पर प्रदान किया गया था। ठीक है, मनसबदार बनाया गया था। तो ये तरह कौन? मोटा राजा उदय सिंह। इसके बाद देखिए अगला शासक हैं महाराजा जसवंत सिंह प्रथम। तो इन्होंने शासन किया था 1638 से 1678 ईस्वी के मध्य। जसवंत सिंह का जन्म 1626 ईस्वी में बुरहानपुर में हुआ था। ठीक है, अपने पिता गज सिंह के सूर्यावास के समय जसवंत सिंह ने अपने विवाह हेतु बूंदी में था तब, और इनकी मृत्यु का समाचार प्राप्त होते ही बादशाह शाहजहां के द्वारा उसे आगरा पहुंचने का निमंत्रण भी मिला था। इसके बाद देखिए इसके बारे में राजा का किताब तथा 4000 जात व सवार का इनको मनसब प्रदान किया गया था। जब इनकी जो आयु थी वो 11 वर्ष की थी। ठीक है, इसके बाद देखिए 1645 ईस्वी में आगरा का प्रबंध सौंपा गया इनको, और 1648 में कंधार अभियान पर इनको भेजा गया था। इसको जसवंत सिंह को। इसके बाद देखिए उत्तराधिकारी युद्ध 1657-58 में उसने औरंगजेब के विरुद्ध धर्मत के युद्ध में दारा का साथ दिया था। तो 57-58 के अंदर होता कौन सा? धर्मत का युद्ध। तो इन्होंने औरंगजेब के विरुद्ध धर्मत के युद्ध में जो दारा सिख होता उनका साथ दिया था। दारा की यहाँ पर पराजय हो जाती हैं और जसवंत सिंह को जोधपुर वापस लौटना पड़ा। इसके बाद देखिए जसवंत सिंह के जोधपुर पहुँचने पर इसकी जो रानी थी कौन थी? उदय रानी। उन्होंने किले के द्वार खोलने से इनकार कर दिया था। उन्होंने ये कहा था कि राजपूत या तो युद्ध में विजय होकर लौटते हैं या फिर वो मर मिटते हैं। तो इन्होंने यहाँ पर जो किले का दरवाजा था वो खोलने से मना कर दिया था। ठीक है, उदय रानी ने। इसके बाद देखिए 28 नवंबर 1678 को इनकी मृत्यु हो जाती है और मोहन नैणसी उनका मंत्री था। ठीक है, जिन्होंने नैणश्री ख्यात व मारवाड़ का परगना विगत नाम ग्रंथों की रचना की थी। तो नैणश्री ख्यात मोहन नैणसी और मारवाड़ का परगना विगत जो ग्रंथ था उनकी रचना किसने की थी? मोहन नैणसी ने। ठीक है, इसके बाद देखिए बीकानेर का राठौड़ वंश व इसके वंश के जो प्रतापी शासक हैं तो कौन कौन से शासक थे बीकानेर के राठौड़ वंश के? तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले आता है राव बीका। ठीक है, राव बीका ने 1663 से 1504 ईस्वी के मध्य शासन किया था। बीका मारवाड़ के शासक राव जोधा का पुत्र था। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर किंवदंती है कि जो करणी माता की कृपा से उसे नवीन राज्य स्थापित करने में सहायता मिली थी।
और दूसरी मान्यता यह है कि जांगड़ प्रदेश को राव बीका व जार सरदार नारायण ने मिलकर यहाँ पर जीता था। दोनों के नाम पर बीकानेर यह कहा गया। यहाँ पर है काश 1488 ईस्वी में इसने बीकानेर की स्थापना की थी और राठौड़ सत्ता का दूसरा केंद्र यहाँ पर बनाया गया था राठौड़ों को। ठीक है, इसके बाद देखिए देशनोक में इन्होंने करणी माता का जो मूल मंदिर है उनका निर्माण भी करवाया था। तो देशनोक के अंदर करणी माता का मंदिर का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? राव बीकानेर। ठीक है, बीकानेर की स्थापना भी राव बीकानेर की थी। इसके बाद अगला शासक है, यहाँ पर है राव लूणकर्ण, जो 1505-1526 ईस्वी के मध्य शासन करता है। राव लूणकर्ण राव बीका का छोटा पुत्र था। इसने नागौर के शासक मोहम्मद खां को हराया था और 1526 ईस्वी में ढोसी के युद्ध में नारनौल के नवाब अभी मीरा से लड़ता हुआ ये मारा गया। बिट्टू सुजा ने अपने ग्रंथ जो राव जेठसी छंद है उसमें उनको क्या कहा गया है? कलयुग का कर्ण। इसको राव लूणकर्ण को लूणकर्ण ने जेल का निर्माता भी इसको स्वीकार किया गया है। इसके बाद शासन करता है राव जेठसी। राव जेठसी 1526 से 1541 ईस्वी के मध्य शासन करता है और जेठसी ने 1534 ईस्वी में काबुल के मुगल शासक कामरान हुमायूं का भाई था उसको पराजित किया था। इस युद्ध का वर्णन बिट्टू सुजा ने अपने ग्रंथ राव जेठसी छंद में किया है। ठीक है, तो राव जेठसी छंद किसने लिखा है? बिट्टू सुजा। इसके बाद देखिए 1541 ईस्वी में साहिबा पाहिपा का युद्ध हुआ था जोधपुर के अंदर। उस युद्ध में राव जेठसी मालदेव की सेना से लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ था। तो साहिबा या फिर पाहिबा का युद्ध कब हुआ था? 1541 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद अगला जो शासक हैं वो आते हैं राव कल्याणमल। देखिए 1541 से 1574 में इसने शासन किया था। कल्याणमल ने खानवा का युद्ध, ठीक है, जो 1527 में हुआ था उसमें राणा संगा की ओर से भाग लिया था। कल्याणमल ने 1544 ईस्वी में ग्रीष्मल के युद्ध में मालदेव के विरुद्ध शेर शाह की ओर से भाग लिया था। इसने भटनेर के किले पर अधिकार कर लिया तथा 1570 ईस्वी में अकबर के नागौर दरबार में उपस्थित होकर मुगल अधीनता स्वीकार कर ली थी। ठीक है, तो खानवा का युद्ध कब हुआ? 1547 में। ठीक है, इसके बाद ग्रीष्मल का युद्ध होता है 1544 में और अकबर ने नागौर दरबार में, देखिए अकबर के नागौर दरबार के अंदर मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला था राव कल्याणमल। ठीक है, 1570 के अंदर। उसके बाद देखिए कल्याणमल मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला यहाँ पर पहला राठौड़ शासक था। तो क्वेश्चन बनता है कि मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राठौड़ शासक कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा कल्याणमल। कल्याणमल के दो पुत्र थे, पहला था राय सिंह और दूसरा था पृथ्वीराज। राय सिंह को अकबर ने 1572 में जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया, वही तो दूसरा पुत्र था पृथ्वीराज। पृथ्वीराज अकबर का दरबारी कवि था जिसने बेली किशन रुक्मणी नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो ये ग्रंथ किसका हो जाएगा? पृथ्वीराज का। बेली किशन रुक्मणी नामक जो ग्रंथ है वो किसने लिखा था? पृथ्वीराज ने। इसके बाद देखिए अगला शासक आता है यहाँ पर, ठीक है, राव राय सिंह 1574 से 1612 में शासन करता है। यह 1570 ईस्वी के अकबर के नागौर दरबार के समय मुगल सेना में सम्मिलित हुआ। ठीक है, और अकबर ने 1572 में जोधपुर का इसको प्रशासक नियुक्त किया था। 1574 ईस्वी में राय सिंह महाराजाधिराज की उपाधि के साथ में बीकानेर का शासक बनता है। तो राय सिंह को कौन सी उपाधि मिली? महाराजाधिराज की 1574 ईस्वी में। इसके बाद देखिए जो राय सिंह था उन्होंने बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण भी करवाया था। तो जूनागढ़ जो दुर्ग है उसका निर्माण किसने करवाया? राय सिंह ने। ठीक है, बीकानेर के अंदर। तथा किले के दरवाजे पर जयमल और फत्ता की पाषाण मूर्तियाँ भी लगवाई थी। किले के भीतर इसने एक प्रशस्ति लिखवाई जिसे राय सिंह प्रशस्ति के नाम से जाना गया। इसके समय में भीषण अकाल पड़ा जिसे निपटने हेतु इसने बहुत धन खर्च कर दिया। मुंशी देवी प्रसाद ने इसे राजपुताने का कर्ण भी कहा है। तो राजपुताने का कर्ण किसको कहा गया यहाँ पर? राय सिंह को। ठीक है, किसने कहा था? मुंशी देवी प्रसाद ने। इसके बाद देखिए अगला शासक है यहाँ पर राव कर्ण सिंह। ठीक है, 1632 से 1668 में शासन करता है। यहाँ पर इसके बारे में देखिए जाखनिया गांव की सीमा विवाद को लेकर इसका नागौर के शासक
अमर सिंह से युद्ध होता है 1642 से 1644 ईस्वी में, किसके नाम से जाना गया, मतेरी के राड का युद्ध। तो कब होता है युद्ध, 1642-1644 के मध्य होता है। देखिए चिंतामणि भट्ट के ग्रंथ सुख सप्तती में कर्ण सिंह को जंगलदर बादशाह कहा गया और कर्ण सिंह ने साहित्य कल्पद्रुम और उसके दरबारी विद्वान गंगानंद मैथिली ने कर्णभूषण और काव्य डाकिनी नामक ग्रंथ यहाँ पर लिखे थे। ठीक है, तो ये था राव कर्ण सिंह। उसके बाद देखिए पढ़ते हैं आगे शाकंभरी का चौहान वंश और इस वंश के जो प्रतापी शासक थे उनके बारे में। ठीक है, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने चौहानों की उत्पत्ति किसे बताई, ब्राह्मण वंश से। ठीक है, और बिजलेश्वर लेख के अनुसार सांबर जिले का प्रवर्तक वासुदेव चौहान का आदि पुरुष था। देखिए जो वासुदेव चौहान है इन्होंने सांबर जिले का प्रवर्तक माना है, जिसका समय तक 551 ईस्वी के लगभग मध्य माना जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ में गोविंद तृतीय की उपाधि वेरिगठ शत्रु का संहारक इसको मिलती है। परिस्थिति के अनुसार गोविंद तृतीय ने गजनी के शासक को मारवाड़ में आगे बढ़ने से यहाँ पर रोका था। ठीक है, अब पढ़ते हैं यहाँ पर पहला शासक है अजयराज। ठीक है, 1105 से 1133 ईस्वी के मध्य शासन करता है। अजयराज जो 1105 में शासक बना था, इस वंश का एक प्रतापी शासक था। 1113 ईस्वी में अजमेर नगर इन्होंने बसाया था। ठीक है, तो अजमेर की स्थापना कर दी थी 1113 ईस्वी के मध्य। देखिए चांदी और तांबे के सिक्के उन्होंने चलाए थे, अजय प्रिय ब्रह्म जो कहलाए। इसके बाद कुछ मुद्राओं पर उसने रानी सोमलवती उसके नाम के भी यहाँ पर सिक्के जारी किए थे। ठीक है, तो ये था अजयराज के बारे में। इसके बाद देखिए अगला शासक आता है फिर अर्णोराज, जो 1133 से 1155 ईस्वी के मध्य शासन करता है। देखिए अजयराज था जो अर्णोराज था ना, उन्होंने अजमेर में आनासागर झील और पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। तो ये क्वेश्चन बनता है कि आनासागर झील का निर्माण किसने करवाया था, अर्णोराज ने, और वराह मंदिर का निर्माण भी कौन करवाया था, अर्णोराज। ठीक है, पुष्कर अजमेर के अंदर अर्णोराज यहाँ पर शिव था। ठीक है, देवबोध और ब्रह्म घोष उसके समय प्रकांड विद्वान थे जिनको उसने सम्मानित किया था। ठीक है, इसके बाद अगला जो शासक हैं विग्रहराज चतुर्थ 1158 से 1163 ईस्वी के मध्य इसने शासन किया था। यहाँ पर देखिए जैनक भट्ट ने इसे कवि बंधु की उपाधि प्रदान की थी। इसको विग्रहराज चतुर्थ को कवि बंधु की उपाधि किसने दी थी, जैनक भट्ट ने। विग्रहराज ने हरिकेली और उसके दरबारी विद्वान सोमदेव ने ललित विग्रहराज नाटक की रचना की। इसने अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला बनवाकर उस पर हरिकेली नाटक की पंक्तियाँ कुड़वाई थी। कुतुबुद्दीन ने अपने से तुड़वाया और वहाँ पर अडागनी का जुबड़ा नामक मस्जिद बनवा दी। विग्रहराज ने बिसलपुर बसाकर उसका नाम बिसलपुर बसाकर वहाँ पर बिसलपुर झील भी बनवाए। ठीक है, तो ये था विग्रहराज जिसको कभी बांधव की उपाधि मिलती है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला देखिए इसके बारे में विग्रहराज का समय सपाद लक्ष्य का स्वर्णकाल कहलाता है। ठीक है, अगला शासक है पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है, देखिए अगला शासक है पृथ्वीराज तृतीय जो 1177 से 1192 ईस्वी के मध्य शासन करता है। देखिए शाकंभरी के चौहान शासकों में सबसे प्रसिद्ध पृथ्वीराज तृतीय जो 11 वर्ष की आयु में शासक बना था। ठीक है, 1182 में इसने सतलज प्रदेश के भंडारकों को परास्त किया और इसी वर्ष इसने महोबा के चंदेल शासक परमर्दी देव को पराजित किया था, जिसमें प्रसिद्ध वीर आला और उदल लड़ते हुए मारे गए। पृथ्वीराज ने कन्नौज के गढ़वाल शासक जयचंद को पराजित किया और स्वयंवर के समय उसकी बेटी संयोगिता का अपहरण कर उससे विवाह कर लिया। ठीक है, तराइन के प्रथम युद्ध जो 1191 में हुआ था उसमें गौरी को उसने पराजित किया था, मगर 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी से वो पराजित भी हो गया था, जिससे चौहान राज्य का पतन हुआ और भारत में तुर्की शासन की यहाँ पर नींव भी पड़ी। तो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ 1191 में, द्वितीय युद्ध 1192 में। ठीक है, प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को पराजित किया था और
द्वितीय युद्ध में जो पृथ्वीराज रहता था उसकी पराजय हुई थी। इसके बाद देखिए पृथ्वीराज विजय का रचयिता जयानक और पृथ्वीराज रसों का लेखक हैं चंद्रबरदाई, जो इसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। तो पृथ्वीराज विजय के रचयिता कौन है? जयानक, और पृथ्वीराज रसों के लेखक हैं चंद्रबरदाई। इसके बाद देखिए अगला यहाँ पर आता है रणथंभौर। रणथंभौर का चौहान वंश, ठीक है। देखिए रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? गोविंदराज। 1194 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय का ही पुत्र था। कौन? गोविंदराज। देखिए इसने यहाँ पर आता हमीर, जो 1282 ईस्वी में हमीर ने अपने राज्यारोहण के बाद में दिग्विजय की नीति अपनाई थी, और 1291 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया, मगर उसमें इन्होंने सफलता प्राप्त नहीं मिली थी, ठीक है। 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन स्वयं सेना लेकर रणथंभौर आया, मगर जब युद्ध में उसने सफलता नहीं मिली तो छल कपट का सहारा लिया। अलाउद्दीन ने हमीर के सेना नायक रणमल और रतिपाल को किले का लालच देकर अपनी ओर मिला लिया था। इसी विश्वासघात के कारण किले पर तुर्कों का अधिकार हो गया और हमीर लड़ता हुआ मारा गया। किले में हमीर की जो पत्नी थी रंग देवी, उनके नेतृत्व में यहाँ पर महिलाओं ने जौहर किया था, ठीक है। जो अलाउद्दीन खिलजी था वो 1301 में रणथंभौर पर आक्रमण करता है, लेकिन सफलता नहीं मिलने के बाद में उसने क्या किया? छल कपट का सहारा लिया, और जो अलाउद्दीन हैं उन्होंने हमीर के सेनापति रणमल और रतिपाल को किले का लालच दिया और अपनी ओर मिला लिया, ठीक है। और इस विश्वासघात के कारण यहाँ पर क्या हुआ? तुर्कों ने इस पर अधिकार कर लिया और हमीर लड़ता हुआ यहाँ पर मारा गया। और जो इसकी हमीर की पत्नी थी रंग देवी, उन्होंने अन्य महिलाओं के साथ में मिलकर यहाँ पर जौहर किया। हमीर वीर, उदार और शरणागत की रक्षा करने वाला यहाँ पर शासक था। इसके बारे में एक दोहा भी है, सिंह सवन शतपुरुष वचन, कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हट, चढ़े न दूजी बार। ये दोहा इसके बारे में कहा जाता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर एक जगह देखिए नयन चंद्रसूरी के हमीर महाकाव्य, जोधराज के हमीर रसों और चंद्रशेखर के हमीर हट नामक ग्रंथों से हमारे शौर्य की जानकारी मिलती है। तो नयन चंद्रसूरी इसका है हमीरी, इसने लिखा था हमीर महाकाव्य, और जोधराज ने लिखा था हमीर रसों और चंद्रशेखर ने हमीर हट, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला यहाँ पर आता है जालोर। जालोर में चौहान वंश। तो जालोर के चौहान वंश और इस वंश के जो भी प्रतापी शासक हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। देखिए दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 ईस्वी के समय जालोर पर चौहानों का अधिकार था। जालोर के इस चौहान वंश का संस्थापक था यहाँ पर कीर्तिपाल, जिसने 1181 ईस्वी में इस राजवंश की नींव डाली थी, ठीक है। तो चौहान वंश का संस्थापक कौन था? कीर्तिपाल, जालोर के चौहान वंश का। इसके बाद देखिए कनड़देव 1305 से 1311 ईस्वी के मध्य कनड़देव जालोर चौहान के शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली यहाँ पर शासक रहा था, ठीक है। कनड़देव दिल्ली दरबार से चला आया। इसके बाद कनड़देव और अलाउद्दीन के बीच में संघर्ष हुआ। नैन सिंह ने युद्ध का कारण कनड़देव की जो पुत्र था विरमदेव के द्वारा सुल्तान की पुत्री फिरोजा से विवाह करने से उन्होंने इनकार कर दिया था। फिर 1308 ईस्वी में सुल्तान ने जालोर के शक्तिशाली किले सिवाना पर इन्होंने अधिकार कर लिया और उसका नाम बदलकर क्या रख दिया? खेराबाद, ठीक है। तथा कमालुद्दीन गुरु को वहाँ का प्रतिनिधि भी नियुक्त किया गया। तो जालोर के दुर्ग का क्या नाम रखा था? खेराबाद, ठीक है। देखिए इसके बाद में कनड़देव एक दहिया सरकार बीका के विश्वासघात के कारण दुर्ग पर अलाउद्दीन का अधिकार हो गया और कनड़देव भी जो हैं वो यहाँ पर लड़ता हुआ मारा गया और किले की महिलाओं ने भी जौहर कर लिया। अलाउद्दीन ने जालोर को जीता और उसका नाम क्या रख दिया फिर बाद में? जलालाबाद। तो ये क्वेश्चन में बनता है कि अलाउद्दीन ने जालोर को जीतकर उसका नाम क्या रखा था? जलालाबाद, ठीक है। इसके बाद देखिए आमेर। तो आमेर में था कछवाहा वंश। तो पढ़ते हैं कछवाहा वंश के बारे में, जितने भी शासक थे तो सभी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए कछवाहा अपनी उत्पत्ति राम के ज्येष्ठ पुत्र जो कुश हैं उसे मानते हैं। यहाँ पर 1507 ईस्वी में कोकिल देव ने आमेर की मीणाओं को पराजित किया और आमेर को क्या बनाया? अपनी राजधानी। किसने? कोकिल देव ने, ठीक है।
इसके बाद देखिए भारमल मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राजपूत शासक था। तो मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राजपूत शासक कौन था यहाँ पर? भारमल। देखिए अकबर जनवरी 1562 ईस्वी में अजमेर की यात्रा पर आया था और अजमेर से लौटते समय सांबर में भारमल ने 1562 ईस्वी में अपनी पुत्री हरकाबाई, जिसे कालांतर में मरियम उज्जैनी के नाम से जाना जाता है, उसका विवाह अकबर के साथ में कर दिया। जहांगीर इसी हरकाबाई का पुत्र था। 1562 ईस्वी में सांबर में अपने पुत्र भगवान दास और पुत्र मानसिंह सहित इसने अकबर की निंदा स्वीकार कर ली थी। इसके बाद में आता है भगवान दास। ठीक है, देखिए भगवान दास 1573 से 1589 के मध्य शासन करता है। भगवान दास 1573 में आमेर की गद्दी पर बैठा और यहाँ पर इसने 1585 ईस्वी में अपने पुत्री मानबाई का विवाह किसके साथ में किया? जहांगीर के साथ में। और खुसरो मानबाई व जहांगीर का पुत्र कहलाया। 1589 ईस्वी में लाहौर में भगवान दास की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो भगवान दास की मृत्यु कब हुई? 1589 में लाहौर के अंदर। इसके बाद में मानसिंह का शासन था 1589 से 1614 ईस्वी में। देखिए मानसिंह केवल 12 वर्ष की आयु में ही मुगलों की सेवा में चला गया था। इसने अकबर और जहांगीर, दो मुगल सम्राटों की सेवा की थी। अकबर के रणथंभौर अभियान में 1569 ईस्वी में सृजनहाड़ा को मुगल अधीनता स्वीकार करने में मानसिंह ने भूमिका निभाई थी। गुजरात अभियान के दौरान 1573 ईस्वी में मानसिंह महाराणा प्रताप के पास संधि का दूसरा प्रस्ताव लेकर गया और 1576 ईस्वी में हल्दीघाटी युद्ध में अकबर की सेना का इन्होंने क्या किया? नेतृत्व किया था। तो महाराणा प्रताप के पास में संधि प्रस्ताव लेकर जाने वाला दूसरा शासक कौन था? मानसिंह। ठीक है, 1573 ईस्वी में गया था और हल्दीघाटी के युद्ध में इन्होंने अकबर की सेना का नेतृत्व भी किया था। किसने? मानसिंह ने। यह अकबर के नवरत्नों में से एक था। ठीक है, इसे प्रचंड बेटा की उपाधि व 7000 मनसब प्रदान किया गया। 1589 ईस्वी में यह बिहार का सूबेदार था और इसके पिता भगवान दास की मृत्यु हो जाती है और यह 1589 ईस्वी में आमेर का शासक बन जाता है। कौन? मानसिंह। मानसिंह ने 1592 ईस्वी में उड़ीसा जीतकर पहली बार मुगल साम्राज्य को यहाँ पर अंग बनाया और मानसिंह की जो मृत्यु है 1614 के मध्य इलिचपुर में हुई थी। इसके समय में मानचरित्र और महाराज कोश नामक ग्रंथ रचे गए। इसके बाद देखिए मानसिंह के समय जो रानी कनकावती थी, उन्होंने अपने पुत्र जगत सिंह की स्मृति में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण भी करवाया था। तो जो शिरोमणि मंदिर था उसका निर्माण किसने करवाया था? जगत सिंह ने। ठीक है, जगत सिंह की स्मृति में करवाया था रानी कनकावती ने। इसके बाद आता है अगला शासक मिर्जा राजा जयसिंह। देखिए 1621 से 1667 ईस्वी के मध्य शासन था इनका। 11 वर्ष की आयु में 1621 ईस्वी में जयसिंह आमेर का शासक बनता है और इसके बारे में देखिए 1637 में शाहजहाँ के साथ में बीजापुर और गोलकुंडा अभियान पर दक्षिण भारत ये गया था। कौन? मिर्जा राजा जयसिंह। इसके बाद में देखिए अंत में शिवाजी और जय सिंह के मध्य में संधि होती है और उस संधि का नाम था पुरंदर की संधि, जो कब हुई थी? 1665 में हुई थी। तो पुरंदर की संधि कब होती है? 1665 के अंदर शिवाजी और जय सिंह के मध्य। ठीक है, बिहारी ने बिहारी सत्सय नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो ये भी बिहारी सत्सय की रचना की बिहारी ने। इसके बाद देखिए अगला शासक आता है शिवाजी जय सिंह, 1700 से 1743 ईस्वी के मध्य। तो इसके बारे में और कुछ नहीं, आमेर का नाम इसने क्या रखा था? मोमिनाबाद। किसने? शिवाजी जय सिंह ने। और 1743 ईस्वी में जय सिंह की मृत्यु हो जाती है। ये पहला शासक था जिसने 7 मुगल शासकों का यहाँ पर शासन देखा था। ठीक है, जय सिंह ने। इसके बाद देखिए जय सिंह कारिका नामक ज्योतिष ग्रंथ भी इसकी रचना है। इसके बाद जयपुर की वेद्यशाला सबसे बड़ी मानी जाती है, जिसे जंतर मंतर भी कहा जाता है। जुलाई 2010 में इसे यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। इसको जंतर मंतर को, जो जयपुर की सबसे बड़ी वेद्यशाला मानी जाती है। इसका निर्माण किसने किया था? शिवाजी जय सिंह ने। और देखिए 1734 में इसने जयपुर में नाहरगढ़ किले का निर्माण भी करवाया था और इसने जयगढ़ में जयबान तोप का निर्माण करवाया। शिवाजी जय सिंह ने चंद्रमहल, सिसोदिया रानी का महल व जल महल का निर्माण करवाया। शिवाजी जय सिंह पहला राजपूत हिंदू शासक था
जिसने क्षत्रिय प्रथा के रोकथाम हेतु प्रयास किए और विधवा जो विवाह था उसको मान्यता दिलाने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, ये नियम भी बनाए थे इसके बारे में। तो नाहरगढ़ जो किला है जयपुर के अंदर, उसका निर्माण कब होता है? 1734 में। किसने करवाया? यहाँ पर सवाई जयसिंह ने। ठीक है, और जयगढ़ के अंदर जो जयवान तोप है उसका निर्माण किसने करवाया? सवाई जयसिंह ने। इसके बाद में पढ़ते हैं जैसलमेर के भाटी राजवंश। ठीक है, जैसलमेर में था भाटी राजवंश, तो इनके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, जैसलमेर के किले का इतिहास अडाई साकी के नाम से प्रसिद्ध है। पहला साका जैसलमेर के शासक मूलराज के समय हुआ था, जब अलाउद्दीन खिलजी ने जैसलमेर पर आक्रमण किया था, और दूसरा साका रावल दुदा के समय हुआ था, जब फिरोज शाह तुगलक ने जैसलमेर पर आक्रमण किया। तीसरा जो अर्ध साका था वो 1550 में हुआ था, जब जैसलमेर का शासक था लोन कर्ण। उन्होंने कंधार के शासक अमीर अली को शरण दी थी, और अमीर अली ने विश्वासघात करते हुए लोन कर्ण पर आक्रमण कर दिया। लोन कर्ण अपने साथियों के साथ में लड़ता हुआ मारा गया, किंतु अंतिम रूप से भाटी यहाँ पर विजयी हुई। ठीक है, अतः जौहर यहाँ पर नहीं हुआ था। यह घटना कहलाए अर्ध साका के नाम से। तो भाटी वंश का अंतिम शासक कौन था? जवाहर सिंह। ठीक है, यह था जैसलमेर का भाटी राजवंश। इसको किसके नाम से जाना जाता है? अडाई साकी के नाम से। ठीक है, इसके बाद में है भरतपुर का जाट वंश। ठीक है, भरतपुर का जाट राजवंश, वह इस वंश के प्रतापी शासक। तो पहला पढ़ते हैं यहाँ पर चूड़ामन के बारे में। चूड़ामन का शासन था 1695 से 1700 ईस्वी के मध्य। देखिए, भरतपुर के स्वतंत्र जाट राज्य का संस्थापक था यहाँ पर चूड़ामन। इसके बारे में यहाँ पर कुछ खास नहीं है। इसके बाद देखिए अगला है बदन सिंह। 1723 से 1762 में इसका शासन था। जयसिंह ने से ब्रजराज की उपाधि व जागीरें प्रदान की थी, और 1756 ईस्वी में डीग में इसकी मृत्यु हो जाती है। डीग कहाँ पर पड़ता है? भरतपुर के अंदर। इसके बाद है महाराजा सूरजमल, जो अगला शासक हैं। 1756 से 1763 ईस्वी के मध्य शासन करता है, और सूरजमल ने भरतपुर में नवीनगढ़ का निर्माण करवाकर उसको अपनी राजधानी बनाया, नवीनगढ़ को। देखिए रहा सूरजमल। ठीक है, 1763 ईस्वी में रोहिलों के विरुद्ध युद्ध करते उसकी मृत्यु हो गई थी। इसके बारे में और खास है नहीं। इसके बाद आता है करौली का यादव वंश। देखिए, करौली के यादव वंश की स्थापना विजयपाल के द्वारा 1040 ईस्वी में की गई थी, और इसने बयाना भरतपुर को अपनी राजधानी बनाया। 1348 में अर्जुन पाल व कल्याणमल को इसमें बसाया था, जिसे वर्तमान में करौली के नाम से जाना जाता है। धर्मपाल द्वितीय ने 1650 ईस्वी में करौली को अपनी राजधानी बनाया, और गोपाल पाल ने करौली में मदन मोहन जो मंदिर है उसका निर्माण भी करवाया था। तो करौली के अंदर मदन मोहन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? गोपाल पाल ने। ठीक है, इसके बाद आता है परमार वंश। तो परमारों के बारे में देखिए, तेजपाल ने आबू के देलवाड़ गांव में लूण वसई नामक नेमिनाथ का जो मंदिर है उसका निर्माण करवाया था। किसने? तेजपाल ने। और 1311 ईस्वी के लगभग नाडोली के चौहान शासक राव लूणा, देखिए जो राव लुम्बा ने परमारों की राजधानी चंद्रावती पर अधिकार कर लिया, और वहाँ चौहान प्रभुत्व की स्थापना कर दी थी। तो यहाँ से कुछ खास नहीं है। जो तेजपाल हैं उन्होंने तेलवड़ा के लूण वसई जो नामक नेमिनाथ का मंदिर है उसका निर्माण करवाया था। इसके बाद में क्या होता है? फिर मराठों का राजस्थान में प्रवेश हो जाता है, और इसमें कुछ है नहीं। इसके बाद आता है बूंदी उत्तराधिकार संघर्ष और हुरडा सम्मेलन, जयपुर का उत्तराधिकारी संघर्ष, और यहाँ पर आता है थोड़ा खास है तुंगा का युद्ध। ठीक है, देखिए 28 जुलाई 1787 को लालसोट के पास तुंगा नामक स्थान पर मराठों जो महाराज सिंधिया थे और राठौड़ के कछवा गठबंधन की सेनाओं के मध्य युद्ध होता है। कौन सा? तुंगा का युद्ध। भयंकर रक्तपात के बाद में ये युद्ध अनिर्णायक रहता है। महाराज जी यहाँ पर पीछे हट जाता है और राजपूत सेना का यहाँ पर पलड़ा भारी हो जाता है। इसके बाद देखिए मराठों और राजपूतों के मध्य में 20 जून 1790 को पाटन का युद्ध होता है, जिसमें मराठा सेना यहाँ पर निर्णायक विजय मिली
और राजपूत सेना ने आत्मसमर्पण कर लिया था। तो 20 जून 1790 के बीच में हुआ था पाटन का युद्ध और 28 जुलाई 1787 को हुआ था तुंगा का युद्ध। ठीक है। इसके बाद देखिए करहना कुमारी विवाद, फिर जोधपुर का उत्तराधिकारी संघर्ष, इसमें कुछ है नहीं खास। और जो अभ्यास प्रश्न आ जाते हैं तो अभ्यास प्रश्नों को अपन अगली वीडियो के अंदर पढ़ेंगे, अगली जो स्लाइड होगी उसके अंदर। ठीक है। तो आज की क्लास का यहाँ एंड करते हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और नोटिफिकेशन के बटन को जरूर ऑन करना ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आने वाले रिटमेंस एग्जाम सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सभी के लिए ईजी की क्लास हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली क्लास हैं। तो इनको जरूर देख लेना। इससे पहले मैंने 3 क्लास अपलोड कर दी थी, अगर नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट के अंदर जाकर वहाँ पर देख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।